एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह महत्वपूर्ण चैप्टर। इसको स्टार्ट करेंगे हम कि लोग शासक कैसे बने। इस क्वेश्चन के साथ में लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे हमने चैप्टर 4 में अब पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों द्वारा चुने जाते थे। वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ देता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे लड़ाई करता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उस राजा से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद में उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल छिड़काव के साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ से 2-3 चीज़ें पता चलती हैं। एक तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजा अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और ताकत को दिखाने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरे, समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, तो कुछ लोगों का काम होता था कि राजा के लिए उपहार लाना, जबकि कुछ वर्ग ऐसे भी थे जिन्हें उचित नहीं समझा जाता था, जिन्हें पुरोहित उचित नहीं समझते थे, तो उन्हें कुछ अनुष्ठानों से बाहर भी रखा जाता था या उन्हें उनमें शामिल नहीं किया जाता था। तो अब इसको एक्सप्लेन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद में रचे गए ग्रंथों होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां भी बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। कुछ लोग पुरोहितों तथा योद्धा वैभवशाली थे, कुछ लोग पुरोहित थे तथा योद्धा जो थे वो वैभवशाली थे। वहीं कुछ कृषक तथा व्यापारी धनवान भी थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने तथा शिकारी वाले लोग भोजन संग्राहक तथा निर्धन थे। तो समाज न सिर्फ जाति और वर्ण के रूप में बटा हुआ था, बल्कि आर्थिक रूप से भी असमानता समाज के भीतर व्याप्त थी। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभक्त किया, जिन्हें वर्ण कहा गया। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य उनका निर्धारित है। पहला वर्ण जो था वो ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रियों और वैश्यों दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो ये हो गई समाज की बात। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इसमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण को सही नहीं मानते थे।
इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव को उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की तथा उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। पूर्वोत्तर के राज्यों में यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। तो जहाँ समाज में ऊंच नीच और गरीबी अमीरी और जाति वर्ण के भेद थे, वहीं कुछ लोग ऐसे जरूर थे जिन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया और जन्म के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण को उचित नहीं माना। अब बात करते हैं जनपद के बारे में। महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन का राजा न होकर जनपदों का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं, अभी उनको हम देखेंगे। पुरातत्वविदों ने इन महाजनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली के पास पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा, और इनमें खुदाई से झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, मवेशियों तथा अन्य जानवरों के पालने के बारे में पता चलता है। वे लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलों को उगाने में उगाते थे। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन भी मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ आधुनिक जनपद जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया जिन्हें भी हम देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल और ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि को दर्शाने का काम करते थे। इस मानचित्र में हम देखते हैं अफगानिस्तान के हिस्सों से बहकर आने वाली ये सिंधु की सहायक काबुल नदी है, और यहाँ पर ये आधुनिक पाकिस्तान और आधुनिक जम्मू कश्मीर के पास में गंधार, तक्षशिला, सिंधु और सतलज, ये सारी की सारी सहायक नदियों की बात करें। उसके बाद में कुरु, हस्तिनापुर, पांचाल, कोसल, बिहार के हिस्सों में वैशाली और मगध, वज्जी और अंग, आधुनिक पश्चिम बंगाल के पास में राजगृह, और ये महानदी के बाद में यहाँ पर हम देखें तो अवंती और उज्जैन, नर्मदा और चंबल नदी के पास में। तो ये थे कुछ महाजनपद, महत्वपूर्ण महाजनपद जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। किले के अंदर जाने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल हो जाता था किलेबंदी के बाद में। इस तरह विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता पड़ती थी, और ज़रूरत के बाद में फिर राजाओं ने सेना रखना आरंभ कर दिया। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। आहत सिक्कों के बारे में हमने चैप्टर 8 में पहले पढ़ रखा है। वो वीडियो भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। कर की यदि हम बात करें तो वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। उपज का प्रायः 1/6 1/6वां हिस्सा जो होता था वो कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे बुनकर, लोहार, सुनार राजा के लिए 1 महीने 1 दिन काम करते थे, जो कुछ भी रहता हो, लेकिन कर इनसे भी लिया जाता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी क्योंकि राजा को इन चीज़ों की आवश्यकता होती थी। इसके बाद में यदि हम बात करें तो कृषि में परिवर्तन की बात आती है। तो कृषि में परिवर्तन इस प्रकार से हुए कि जब लकड़ी की फाल की तुलना में जब लोहे की फाल का यूज किया जाने लगा तो फसलों की जुताई आसान हो गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, धान के पौधों का रोपण, खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू हुआ, जिससे फसल में काफ़ी वृद्धि हुई और जो किसानों की दशा थी उसमें भी सुधार हुआ। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे मगध का। मगध प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली था।
मैप में हमने मगध को देखा भी है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। तो इन दोनों नदियों के नाम याद रखने। मगध से कौन कौन सी नदी होकर के बहती थी? एक तो गंगा, दूसरी कौन थी? सोन, जो गंगा की सहायक नदी है। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर इन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, जिसमें से एक है बिंबिसार और दूसरा है अजातशत्रु, हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, इसको मगध की राजधानी बनाया गया। तो काफ़ी समय तक राजगृह रहा, फिर बाद में पाटलिपुत्र को, जो आधुनिक पटना है, उसको राजधानी मगध की बनाया गया। लगभग 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय जो करना चाहता था, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब बात करते हैं वज्र के बारे में। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ का अर्थ होता है संगठन या सभा। मगध जिस प्रकार से एक शक्तिशाली राज्य बना, उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, आधुनिक बिहार में है, वह थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्से नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में हमने अध्याय 6 में पढ़ रखा है, वो वीडियो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन जो है उसमें मिलता है। बौद्ध साहित्य में वज्र संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान हैं। इसे करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, 2300 साल पहले लिखा गया था। कई शक्तिशाली राजाओं ने इन संघों को जीतना चाहा। इसके बावजूद उनका राज्य करीब आज से 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसके बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा है। अन्यत्र में हम देखें तो यूनान और एथेंस, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था करीब 200 सालों तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। उपयोगी शब्द जो हमने सीखे हैं: राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ और प्रजातंत्र। इनको हमने देखा है। तो यह था एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में अगर हम देखें तो नए शासक लगभग 3000 साल पहले, महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, गण या संघ राज्यों का करीबन 1500 साल पहले। तो इस चैप्टर को देख करके भी आप अच्छे से तैयारी कर लें। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम थोड़ी देर में हल करेंगे। थैंक यू सो मच।